इस दुनिया में लगभग 190 देश हैं और हर देश में अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। इसलिए ऐसे भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि एक देश के लिए नॉर्मल हैं पर दूसरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। इनमें से कुछ रिचुअल्स हैं जैसे कि किसी का थूक कर उसका स्वागत करना, भूत के साथ पिकनिक बनाना इत्यादि। अच्छे से जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। नंबर 1, अगर आप एक लड़के हैं तो ये ट्रेडिशन सुनकर आप जरूर थैंकफुल होंगे कि आपने अमेज़न के सतेरे मावे ट्राइब में जन्म नहीं लिया। इस ट्राइब में लड़कों को अपनी मर्दानगी प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक उम्र के बाद लड़कों को एक ग्लव के अंदर हाथ डालना होता है और उस ग्लव्स में हजारों गुस्सैल बुलेट आंट्स को रख दिया जाता है। अगर आपको पता ना हो तो बुलेट आंट्स अर्थ में सबसे बड़े चींटियों में से एक हैं। इसकी बाइट एक वॉस्प से 30 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। ये माना जाता है कि इस टेस्ट के कारण लड़के स्ट्रांग बनते हैं। नंबर 2, आप लोगों को सूप कैसा लगता है? पर कैसा हो अगर आपका सूप एक मरे हुए आदमी के राख और उसके बोन से बना हुआ हो। ऐसा ही कुछ वेनेजुएला की यानोमामी ट्राइब फॉलो करती है। अपने फैमिली मेंबर के डेथ के बाद उनकी आत्मा के शांति के लिए मृत शरीर को जलाया जाता है और इसके बाद बचे हुए हड्डी को क्रश करके और जलाने के बाद निकले हुए राख के साथ मिलाकर उससे सूप बनाया जाता है। वहां पर यह माना जाता है कि यह करने से मृत व्यक्ति हमेशा उनके अंदर रहता है और साथ रहता है। नंबर 3, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए पर आपको रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आया, तो ऑब्वियसली आप लोग रेस्टोरेंट के ओनर को कंप्लेंट करोगे। पर इजिप्ट में एक इसी से रिलेटेड एक अजीबोगरीब सोच है। मान लीजिए आपको इजिप्ट के रेस्टोरेंट में खाने में नमक कम लग रहा है, तो अगर आप ओनर से और नमक की मांग करेंगे तो ओनर ऑफेंडेड हो जाएगा और वो इसे बेइज्जती की तरह समझेगा। नंबर 4, ये पॉइंट हम इंडियंस के लिए शायद उतना वियर्ड ना हो क्योंकि वेनेजुएला में टाइम पर पहुंचना रूड माना जाता है, बल्कि ये रिकमेंड किया जाता है कि किसी को भी शेड्यूल टाइम से 15 मिनट लेट पहुंचना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहां पर टाइम पे पहुंचने वाले लोगों को लालची और डेस्परेट माना जाता है। नंबर 5, वैसे बहुत सारे देशों में शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अजीब ट्रेडिशंस तो होते ही हैं और पोल्टरमेंट में भी कुछ ऐसा ही है, जिससे कि शादी के बाद कपल्स को अपनी कंपैटिबिलिटी और किसी भी मुश्किल में साथ काम करने की क्षमता को चेक किया जा सके। तो होता यूं है कि शादी के बाद कपल्स के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स सारे मिलकर प्लेट्स बर्तन तोड़ देते हैं। उसके बाद सारा टूटा हुआ सामान को दूल्हा और दुल्हन को मिलकर साफ करना पड़ता है। नंबर 6, किसी भी फैमिली मेंबर के डेथ के बाद कैसे दर्दनाक रिचुअल्स हो सकते हैं। तो इंडोनेशिया के डानी ट्राइब में अगर किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ होती है तो उस फैमिली के फीमेल को इमोशनल पेन के अलावा फिजिकल पेन से भी गुजरना पड़ता है। इस फिजिकल पेन के रूप में फैमिली के सारे फीमेल्स को अपनी एक उंगली को काटना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मृत की आत्मा की शांति के लिए ये जरूरी है। नंबर 7, किसी के ऊपर भी थूकना गलत माना जाता है। इमेजिन करिए कोई आपके ऊपर थूक दिया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पर केन्या और तंजानिया के मसाई ट्राइब में सब एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। अपने से बड़े को ग्रीट करने के लिए ट्राइब के आदमी अपने हाथ में थूकते हैं और हाथ को रब करने के बाद वो हैंडशेक करते हैं और वही अपने से छोटे के ऊपर वो डायरेक्टली थूक देते हैं। माना जाता है कि ये करने से छोटों को आशीर्वाद मिलता है। नंबर 8, थाईलैंड के एक करेन नाम के ट्राइब में ये माना जाता है लड़कियों का लंबा गर्दन होना उनकी खूबसूरती की निशानी है और इस खूबसूरती को पाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं वहां की लड़कियों को एक बड़ा सा रिंग गले में पहनना पड़ता है और जैसे जैसे गले की लंबाई बढ़ती है और रिंग्स जोड़ दिए जाते हैं। सोचिए वो तो अपना गर्दन भी अच्छे से नहीं हिला पाते होंगे। नंबर 9, शादी के बाद दुल्हन का रोना तो आम बात है पर फूजी के वुलिंग माउंटेन्स में रहने वाले लोग इस प्रथा को अलग ही लेवल पर फॉलो करते हैं। तो होता यह है कि शादी से 1 महीना पहले ही दुल्हन को रोज रात को 1 घंटा रोना पड़ता है और 10 दिन बाद उसकी माँ भी उसके साथ रोती है और अगले 10 दिन बाद उसकी ग्रैंडमा भी उसके साथ जुड़ जाती है और तीनों मिलकर रोते हैं। और अगर जब दुल्हन की कोई बहन है तो उसे भी साथ में रोना पड़ता है और अगर कोई ना रो पाए तो उस परिवार की समाज में भारी बेइज्जती हो जाती है। नंबर 10, क्या आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज के अलावा किसी तरह के मैरिज के बारे में जानते हैं? इस तरह की शादी किर्गिस्तान, चेंचिया और मोल्डोवा में फॉलो होती है। अगर किसी लड़का को लड़की से शादी करने की जरूरत है तो उसे ना तो उस लड़की से बात करने की जरूरत है और ना ही उसके परिवार से, बल्कि उसको उस लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके 2-3 दिन तक रखने की जरूरत है।
अगर वो लड़की को सक्सेसफुली 2 से 3 दिन तक किडनैप करके रख ले तो लड़की ऑफिशियली हमेशा के लिए उसकी हो जाती है ना अजीब। नंबर 11, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन का अच्छे से स्वागत होना चाहिए, पर स्कॉटलैंड में कुछ अलग ही तरह से दूल्हा दुल्हन का स्वागत होता है। इसमें दूल्हा दुल्हन को बांध दिया जाता है, उसके बाद वो लोग के शक्ल को कीचड़ से काला किया जाता है, वो लोग को आटा और हल्दी भी पोता जाता है। ऐसा माना जाता है इतना गंदा होने के बाद अगर दूल्हा दुल्हन शावर करे तो उनके पास गुड लक आता है। नंबर 12, ये पॉइंट एक ऐसे प्रथा के ऊपर है जो कि किसी लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद होता है। चाइना में अगर किसी बच्चे की आने की खुशखबरी मिलती है तो पति को अपने पत्नी को कंधे पर उठाकर जलते हुए अंगारे पर चलना पड़ता है, जिसके कारण बच्चे के पिता को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। इस दर्द के पीछे का कारण ये माना जाता है कि इससे बच्चे के पिता का टेस्ट लिया जाता है कि वो अपने बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है भी या नहीं। हमारे देश में आप लोग टैक्सी में बैठने से पहले कुछ सोचते नहीं होंगे कि आपको आगे वाले सीट पर बैठना चाहिए या पीछे वाले सीट पर, और आप कहीं पर भी बैठ जाते हैं। इंडिया में इस बात पर कभी गौर नहीं किया जाता, पर अगर आप अमेरिका में हैं और आप टैक्सी पर आगे वाले सीट पर बैठेंगे तो टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा अजीब लग सकता है और वो इसे ऑफेंसिव भी मान सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड में टैक्सी के पीछे वाली सीट में बैठना ड्राइवर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। इसलिए आप दूसरे कंट्री में जाए तो ये जरूर पता कर ले कि टैक्सी के आगे वाले सीट में बैठना सही है या पीछे वाले सीट में। नंबर 14, अधिकतर देशों में ईयर काउंट 0 से स्टार्ट होता है, पर चाइना और साउथ अफ्रीका में ईयर काउंट 1 से शुरू होता है। जैसे कि आपका इस दुनिया में जन्म लेने के 1 साल बाद आपका फर्स्ट बर्थडे बनाया जाता है, पर चाइना और साउथ कोरिया की कुछ अलग ही कहानी है। वहां पर बच्चे के जन्म लेने के बाद ही उसे 1 साल का मान लिया जाता है। वहां के लोगों का यह मानना है कि बच्चा पहले ही अपने माँ के कोख में 9 महीना रह चुका है, इसलिए वो जन्म लेने के बाद 1 साल का है। किसी भी बच्चे के जन्म के बाद उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, पर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये प्रथा बहुत खतरनाक है और बच्चों के लिए डरावनी है। ये प्रथा कहीं और नहीं बल्कि इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में ही फॉलो किया जाता है। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को 50 फुट की बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं और हाँ, ऑब्वियसली नीचे उस बच्चों को चादर के जरिए कैच कर लिया जाता है। नंबर 16, लॉन्ग जंप एक बहुत ही पॉपुलर खेल है, पर इस ट्रेडिशन में कुछ अलग ही चीज के लिए लॉन्ग जंप होता है। पेरेंट को अपने बेबी के ऊपर से जंप लगाना होता है। स्पेन के कैस्टिलो दे मुर्सिया में ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। इसका नाम है एल कोलाचो। ये प्रथा पिछले 400 साल से चली आ रही है। इसमें बच्चों को लिटा दिया जाता है और बच्चे के पिता को डेविल के कपड़े पहनकर उस बच्चे के ऊपर से छलांग लगाना पड़ता है और इसे देखने के लिए दूसरे फैमिली मेंबर्स और पड़ोस से लोग दर्शक बनकर आते हैं। नंबर 17, आप लोग पिकनिक के लिए कोई अच्छी पार्क वगैरह में जाना चाहोगे, पर अगर आपको किसी कब्रिस्तान में पिकनिक के लिए बुलाया गया तो आप क्या करोगे? पर डेनमार्क के लोग अक्सर ही कब्रिस्तान में पिकनिक के लिए जाते रहते हैं। जहां हमारे यहाँ कब्रिस्तान दिखने में सुनसान डरावना होता है, पर डेनमार्क में कब्रिस्तान दिखने में बहुत ही सुंदर होता है ताकि बाहर से लोग आकर पिकनिक कर सके। नंबर 18, हमारे देश में किसी भी कलर के पेन से हम लोग लिख सकते हैं, पर साउथ कोरिया की कहानी कुछ और ही है। वहां के हिस्ट्री के अनुसार रेड पेन का इस्तेमाल सिर्फ मृत आदमी का नाम लिखने के लिए होता है और अगर कोई नॉर्मली रेड पेन का यूज कर ले तो इसे पाप माना जाता है। नंबर 19, अधिकतर सोसाइटी में कुछ ना कुछ टेबल एटिकेट्स तो होते हैं। उसमें से एक टेबल एटिकेट ये है कि कभी भी खाना खाते वक्त या कुछ पीते समय आवाज नहीं करना चाहिए। चाय पीते समय में भी आवाज करना एक बुरी आदत मानी जाती है, पर जापान में इसका अलग ही मतलब है। जहां बाकी देशों में नूडल्स को अच्छे से स्पून में घुमाते हैं उसके बाद खाते हैं ताकि आवाज ना आए, पर जापान में सब लोग नूडल्स को आवाज यानी कि स्लर्प करके खाते हैं। ये एक तरीका होता है दिखाने का कि खाने वाला नूडल्स को एंजॉय कर रहा है। अगर कोई स्लर्प नहीं कर रहा है इसका मतलब ये माना जाता है कि उसे नूडल्स पसंद नहीं आया है। स्लर्प करके आवाज करने के पीछे कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि इससे एयर बबल्स नूडल्स से कांटेक्ट में आती है और नूडल्स का टेस्ट इंप्रूव होता है। नंबर 20, बहुत सारे देशों में किसी भी आदमी को अपने इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करना रूड माना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में अगर आपने किसी आदमी को अपने इंडेक्स फिंगर से पॉइंट किया तो वो ऑफेंसिव भी हो सकता है। अगर आपको किसी को पॉइंट करना ही है तो थंब से पॉइंट करना एक
पोलाइट और बेटर ऑप्शन माना जाता है और आप पॉइंट करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज सिर्फ वस्तु को ही दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पर दूसरे रिचुअल्स चाहे कितने ही अजीब क्यों ना हो, पर हमें दूसरे के ट्रेडिशंस का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।